द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत ग्रहों की गति संबंधी केपलर के तृतीय नियम की गणितीय व्याख्या या उसकी व्युत्पत्ति। इसमें हम जानते हैं कि पहले उन्होंने तृतीय नियम में कहा क्या था। केपलर महोदय ने तृतीय नियम में कहा था कि ये परिक्रमण कालों का नियम है। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में जो परिक्रमण काल का वर्ग होता है वह उस ग्रह की सूर्य से जो दूरी होती है तो उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि जो जिस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में वह चक्कर लगा रहा है उसका जो दीर्घ अक्ष होती है तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वह क्या है कि वह उसकी सूर्य से वहां तक की दूरी है, ग्रह की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। उसको दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी बात को आज हम गणितीय रूप से देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड या ग्रह माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है या परिक्रमा कर रहा है। माना कि एम द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। ये एम द्रव्यमान का ग्रह है, सूर्य से आर दूरी पर क्या कर रहा है या एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा कर रहा है, जिसकी किसी समय पर जिसकी सूर्य से दूरी आर तथा सूर्य का द्रव्यमान माना कि कैपिटल एम है। अब ये अपन ने मान लिया कि इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और उसकी सूर्य से जो दूरी है आर है। तो ये किसी क्षण जब यहाँ आर है तब ये इसी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर ये परिक्रमा कर रहा है। कभी ये ग्रह यहाँ है, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर, ये चारों तरफ उसके परिक्रमा कर रहा है। अब ये क्या है कि चारों तरफ इसमें परिक्रमा। अब ये जैसे कोई अब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, कोई दो पिंड होते हैं तो उनके बीच में उनके द्रव्यमानों के कारण से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो इसको अपन देखते हैं कि सूर्य और उस ग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल। अतः सूर्य एवं ग्रह के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला, इसी को कार्य करने या लगने वाला गुरुत्वीय बल के साथ कितना होता है? गुरुत्वीय बल होता है F। गुरुत्वीय बल F जो होता है वो किस प्रकार से होता है? उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं F या F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। ये हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है F है वो क्या हो जाएगा G m अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल से अपन जानते हैं। जैसे इसको अपन अलग अलग चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू, यानी दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और F इज प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और जब अपन ये प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक कहा जाता है, उसको अपन G। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो G m अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा।
अब अपन देखते हैं, अब जब कोई भी पिंड किसी चीज के चारों ओर या किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है, चारों ओर चक्कर, तो उसके उस ग्रह पर एक अभिकेंद्री बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, जो कि उसको एक निश्चित दीर्घ मार्ग पर परिक्रमा करने के लिए बांधे रहता है। जैसे ये अगर मान लीजिए कोई अपन एक जैसे ले लेते हैं, कोई रस्सी में बांध के कोई पिंड ले लिया या कोई वस्तु ले ली, उसको अपन अंगुली में ऐसे करके चारों तरफ घुमाएंगे ऐसे करके, तो अंगुली को अगर अपन स्थिर माना जाए तो जब अपन तो डोरी में क्या होता है, एक बल कार्य करता है, उसी को कहते हैं अभिकेंद्री। उसी बल के कारण वो पिंड उसी एक मार्ग पर गति करने के लिए बाध्य होता है। तो इसी प्रकार से इस वाले सूर्य और ये ग्रह, ये पिंड हो गया सूर्य और दूसरा ग्रह, तो ये जब अगर ये एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा तो इसके लिए उसको एक आवश्यक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अगर ये इसी वाले मार्ग पर लगातार चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब कि इसमें सूर्य की तरफ से एक बल लग रहा है जो इसको इसी मार्ग पर गति करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो ये बल कहां से प्राप्त होता है, ये सूर्य के और ग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर के कारण होता है। तो अब अपन देखते हैं कि दीर्घवृत्तीय या वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय इसी को अपन गणितीय व्याख्या में वृत्ति मान लेते हैं सहूलियत के लिए, कि जो ये दूरी है r, तो दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ती अथवा या वृत्ति मार्ग में चक्कर लगाने के लिए या गति करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल ये भी F से निरूपित करेंगे। F बराबर कितना होता है, ये होता है mv² अपॉन r। तो m जहां पर क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान है, ये वाले पिंड का द्रव्यमान है, तो ग्रह का द्रव्यमान है, और b क्या है, ग्रह की कक्षीय चाल है। तो जहां m ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान तथा b ग्रह की कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, चूंकि ये b यानी कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है ग्रह, तो उसके लिए F बराबर जो आवश्यक अभिकेंद्री बल हो जाएगा, F बराबर mv²/r होता है। तो अब ये दोनों समीकरण की अपन तुलना कर देंगे, ये दोनों बलों की। इसको मान लें कि अपना समीकरण 1 है, तो ये समीकरण मान लीजिए कि इसका समीकरण का 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से अब चूंकि ये लगातार उस दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर या गणितीय जो उसको सरलता के लिए अपन उसको कुछ क्षणों के लिए वृत्तीय मार्ग मान सकते हैं, तो उसके लिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जो आवश्यक वृत्तीय बल है, यही जो वृत्तीय बल है ये आवश्यक अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा। जो ये वृत्तीय बल है, यही वृत्तीय बल क्या होता है, यही वृत्तीय बल आवश्यक अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। ये तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि यही वृत्तीय बल, गुरुत्वीय बल बराबर आवश्यक अभिकेंद्री बल के, आवश्यक अभिकेंद्री बल, क्योंकि ये अभिकेंद्री बल। अब ये दोनों को अपन बराबर कर देंगे, तो F बराबर ये क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² बराबर हो जाएगा आपका कितना, mv² अपॉन r, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा कि r m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा G कैपिटल M अपॉन r, ये आ जाएगा b² बराबर इतना। अब चूंकि b क्या है, ये अपन ने यहाँ से इतना इसको अलग कर, b ग्रह की कक्षीय चाल है, इसमें b क्या है, ग्रह की कक्षीय चाल है। तो अब हम जानते हैं कि रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, या b बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि b बराबर होता है r ओमेगा। यहाँ पे ये क्या है, कोणीय वेग। तो ये कोणीय वेग को कैसे निकालेंगे कि कोणीय वेग कैसे आ जाता है, देखिए इस तरह से, यहाँ पर जैसे कोई इसको वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार, ये क्या है, यहाँ से इसकी दूरी r है। अब यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में कितना कोण घूमेगा ये 360 अंश का कोण घूमेगा। कितना घूमेगा, 360 अंश का कोण घूमेगा। तो 360 अंश का कोण कितना कहलाता है, 2 पाई।
360 अंश का कोण कितना कहलाएगा 2 पाई। तो कोणीय विस्थापन इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, और जो लिया गया समय है वो कितना हो जाएगा, वो परिक्रमण काल के बराबर या आवर्त काल के बराबर, तो हो जाएगा वो कैपिटल टी। तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, क्योंकि एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करी उसने, दूरी कितनी चली या जितना कोण घूमा, तो ये 2 पाई, और उसको एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय टी, तो इसके जगह पर 2 पाई बटे टी हो जाएगा। तो अब इसको b बराबर लिख देंगे यहाँ पर, b बराबर r इंटू 2 पाई बटे टी, या इसको लिख लेते हैं 2 पाई r बटे टी, ये आ जाएगा। अब ये काहे के मान के बराबर आ जाएगा b बराबर। अब ये b का जो मान है इसको समीकरण नंबर मान लीजिए कि ये है कि b के मान को ये समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसको 3 मान लीजिए। तो b के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ पर लिखें, जहाँ पर जगह है तो इसको यहाँ लिखते हैं। b के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब देखिए, अब इसमें समीकरण 3 लिखेंगे सबसे पहले अपन कि बी स्क्वायर बराबर है GM अपॉन R। अब इसमें b का मान कितना लिखना है 2 पाई r बटे टी, क्योंकि ये वाला कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी। ये चीज समझ में आ गई होगी कि जिसमें ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा घूमेगा, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 180, फिर यहाँ 270, यहाँ 360, और 360 तो यहाँ तक के इसको पाई कहते हैं, और इसको 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बटे टी। तो इस तरह से इसको b स्क्वायर का मान अपन लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 पाई r बटे टी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर GM अपॉन r। अब इसको अपन कर देंगे पूरा, तोड़ लेंगे इसको या इसका बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर GM अपॉन r। अब इसका त्रिज्या गुणा कर दें, त्रिज्या गुणा कर दें अपन यहाँ पर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या हो जाएगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका GM इंटू टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 पाई स्क्वायर, तो r की घात 2 इधर थी, इसका गुणा हो जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू r, तो इसकी r की घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पे अगर अपन चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर और r क्यूब, इस तरह से। अब अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, केवल टी स्क्वायर यहाँ चाहिए, और यहाँ पे है ये अपना कितना लिखा हुआ, तो अपन टी स्क्वायर बराबर निकालें, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, GM वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये यहाँ से नीचे चला जाएगा GM, और यहाँ पे हो जाएगा R क्यूब, इस तरह से। अब इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, जो ये अपना समीकरण साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पर, टी स्क्वायर बराबर कितना है, इसको लिख लेते हैं, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर R क्यूब, और यहाँ पर R क्यूब बटे GM। अब देखिए यहाँ पर ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और एम भी कांस्टेंट, तो ये सब कितना है, एक स्थिरांक है। ये क्या है, एक स्थिरांक है। तो अपन लिख लेते हैं कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM बराबर एक स्थिरांक। इसको मान लीजिए कि अपन ने मान लिया कि ये k के बराबर है स्थिरांक, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं बराबर k इंटू r की घात 3। अब जब अपन ये स्थिरांक को मान लीजिए हटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, समानुपाती चिन्ह। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है, तो समानुपाती चिन्ह लगाते हैं तो ये वाला आ जाएगा r क्यूब। तो ये, तो अब इस तरह से यही क्या है, केपलर का तृतीय नियम है कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है, केपलर का तृतीय नियम। इस प्रकार से गणितीय रूप से सिद्ध हो जाए। अब ये इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि जो किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही केपलर का तीसरा नियम है। और यहाँ देखिए इसमें इसका जो भौतिक महत्व है, भौतिक इसका क्या है कि जैसे जो ग्रह जितनी ज्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल
उतना ही अधिक हो। जैसे मान लीजिए सूर्य के पास जो ग्रह हैं, अब जैसे यहाँ पर सूर्य है और सूर्य के पास जो ग्रह है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जैसे बुध की ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये था। तो इनकी जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी इसी प्रकार से उनका जो परिक्रमण काल है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे बुध है तो बुध का जो परिक्रमण काल है सबसे कम होगा, उससे जैसे जो दूरी बढ़ती जाएगी उसके कारण से उसका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाएगा। तो जो ग्रह सूर्य से जिनकी अभी अलग अलग सबकी कक्षाएं हैं, जैसे कोई ग्रह की कक्षा ये है, बुध की मान लीजिए ये है, शुक्र की ये है, पृथ्वी की ये है, मंगल, बृहस्पति, शनि, तो इनकी जो सूर्य से इनकी जो दूरी है ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो अगर जो ग्रह सबसे समीपस्थ होगा उसका जो परिक्रमण काल होगा यानी एक चक्कर लगाने का समय होगा वो सबसे कम होगा, और जो जिस तरह से दूरी बढ़ती जाएगी उसी तरह से इनका जो परिक्रमण काल है वो बढ़ता जाएगा। तो यही केपलर का तीसरा नियम है। अपन यहाँ लिख देंगे कि यही केपलर का तीसरा नियम है, केपलर का तृतीय या तीसरा नियम है, तीसरा नियम है। तो इसी को अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या अपन ने देखी इसको कि माना कि m द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। ये चूंकि पहले नियम में उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता है, जिसके जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है उसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। उसी नियम का अनुपालन करते हुए दूसरे नियम की अपन ने व्युत्पत्ति करी, उसी पर तीसरे नियम की। इस प्रकार से ये पूरा आपकी गणितीय व्याख्या हुई। धन्यवाद।